भारत पाकिस्तान के बीच में काफी तनावपूर्ण हालात चल रहे हैं। आज चूरू जिले को भी 2 घंटे के लिए रेड अलर्ट पे रखा गया था और चूरू जिले के अंदर भी संदिग्ध वस्तुएं हैं वो खेतों के अंदर पाई जा रही है। तो इस प्रकार के हालात में आम जन को किस प्रकार से बचना चाहिए, किस प्रकार बिहेव करना चाहिए, तमाम जानकारियां लेने के लिए हम पंजाब रेजिमेंट के ब्रिगेडियर अजयपति त्रिपाठी साहब के पास आए हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, हमारा सौभाग्य है कि आप चूरू जिले के अंदर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी देश है वो युद्ध के हालात से गुजर रहा है। तो सबसे पहले सेना है वो अपनी शौर्य के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो युद्ध के जैसी स्थितियां बनी हुई है, किस प्रकार के हालात लग रहे हैं? अभी जैसा कि आप सबको विदित है कि पिछले 3-4 दिन से भारत और पाकिस्तान के बीच में छोटी छोटी झड़पें चल रही हैं और जिसको हम लेवल ऑफ एस्केलेशन लैडर बोलते हैं। तो अभी ड्रोन्स का हमला हुआ शुरू में, उसके बाद अभी जो है आज हमने कुछ उनके हवाई अड्डे बर्बाद किए हैं। तो इस तरीके से ये हालात अभी ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे ये एस्केलेशन लेवल बढ़ेगा और हम सबको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर, सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी प्रकार का देश के अंदर पैनिक नहीं हो, भय का माहौल नहीं हो, ये बात महत्वपूर्ण रहती है। बात बात पे पाकिस्तान है वो परमाणु बम की धमकी गिदड़ भड़की देता रहता है, उसमें कितना दम है? देखिए, इसके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि परमाणु बम का चलाना इतना आसान नहीं है और ये जो हम लेडर ऑफ एस्केलेशन जिसको बोलते हैं, ये एक ऐसे लेवल पे पहुंचेगा, उसके बाद ही जो दुश्मन देश है वो अपने परमाणु बम को चलाना चाहेगा जब उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में हो। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि परमाणु बम हमारे पास भी हैं, तो अगर परमाणु बम चलाने की बात आई तो फिर समस्या फिर बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये लेवल ऑफ एस्केलेशन वहाँ तक जाएगा। सर, सुदर्शन 400 जिस प्रकार काम कर रहा है उस प्रकार क्या लग रहा है कि पाकिस्तान का परमाणु भारत की सीमा में और भारत के अंदर तक आ सकता है? उसकी मिसाइलें पटाखे नुमा है जो लगभग है। आज तक अगर बात करें तो काफी मिसाइलें उसने दागी है, काफी ड्रोन दागे हैं, सारे के सारे हैं वो हवा में नेस्तनाबूद कर दिए गए। देखिए, परमाणु बम का जो है वो मतलब उसकी जो टेक्निक वो दूसरी तरीके की होती है और परमाणु बम जो है छोटे से लेकर बड़े तक मतलब पावर के परमाणु बम होते हैं जो हर दुश्मन के पास भी हैं, हमारे पास भी हैं। तो जिसको टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं। तो वो दुश्मन जो है वो जब उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाती तभी वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो जब वो ये लगता है कि बस उसकी एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई तभी वो न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा। मुझे नहीं लगता कि न्यूक्लियर बॉम्ब इस हालात में अभी इस्तेमाल होंगे। ब्रिगेडियर साहब की माने तो इस प्रकार की गिद्ध भड़की में ज्यादा दम नहीं है। पाकिस्तान को है वो जो दुनिया भर के कर्जे पे और भीख पे पलने वाला देश है, उससे ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सर, सेना बॉर्डर पे अपना काम अच्छे से कर रही है, माकूल जवाब दे रही है। पहलगांव का बदला भी उन्होंने लिया है, काफी आतंकवादी मारे गए हैं। 5 आतंकवादी क्योंकि तो लिस्ट आगे जो दुनिया भर के खूंखार आतंकवादी थे उनको मार दिए गए हैं। आतंकवादी अड्डे हैं वो नेस्ता नाबूद कर दिए गए हैं। तो सेना अपना काम बॉर्डर पे सर अच्छे से कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं और सेना के शौर्य पे भारत ही नहीं दुनिया विश्वास करती है। तो देश की जनता को देश के अंदर किस प्रकार और इस युद्ध जैसी स्थिति में सहयोग करना चाहिए और कम नुकसान अपना हो? मैं तो यही कहना चाहूँगा अपने देशवासियों को और सरदार शहर वासियों को कि आप अपनी सेना पे भरोसा रखें। जो सेना का कर्तव्य है, जो सेना का काम है, वो बॉर्डर पे अच्छी तरीके से किया जा रहा है। और इसके अलावा हम लोग भी जो है, हम लोग यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन हम सब एक सैनिक की तरह से हैं यहाँ पर और हम लोगों को भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। की तरह से हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जो प्रशासन की जो गाइडलाइंस जो है समय समय पर निकाली जाती हैं उनका पालन करना चाहिए। जैसे कि मोटे तौर पर जो है आपको जो है रात के समय जो है अपने घरों में लाइट नहीं जलानी चाहिए, क्योंकि इसको अगर लाइट जलेगी तो आपका टारगेट बन जाता है। तो अगर आप रात के समय लाइट ना जलाएं, जलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो खिड़कियों को जो है काले पर्दों से ढक दें। बाहर निकलें, अगर आपको बाहर मूवमेंट करनी हो तो टॉर्च ना जलाएं और नियॉन लाइट मत जलाएं, लेजर लाइट मत जलाएं। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप जो है टारगेट बनने से बचे रहेंगे। टारगेट बन जाए। पहला जो इन्होंने महत्वपूर्ण बात हमें बताई है वो ये बताइए कि ब्लैकआउट का पूर्ण रूप से पालन करना है। 7 बजे आप अपने घरे में चले जाएं, उसके बाद किसी भी प्रकार से है वो मूवमेंट न करें और लाइटें तमाम प्रकार की बंद रखें, यहाँ तक कि मोबाइल की लाइटें भी
ऑन नहीं करें। तो सर इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें किसी प्रकार के भीड़ भाड़ इकट्ठे वाली जगह पे नहीं जाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, ये किस प्रकार है? हाँ, ज़्यादा भीड़ वाली जगहों पर हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ भीड़ होती है वहाँ पे भी खतरा रहता है। अगर कुछ बॉम्बिंग वगैरह होगी, फायरिंग वगैरह होगी, तो वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम एक जगह पे ज़्यादा इकट्ठे ना हो और अपना अपना काम करें, और काम करके अपने अपने घरों में वापस जाएं। जैसे ही रेड अलर्ट घोषित होता है, वैसे ही जो है कुछ सावधानियां हमको लेनी जरूरी है, तो उस समय हरकत कम से कम करें। और अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो खिड़कियों के पास ना खड़े हों। अगर आपके कमरे में कोई टेबल हो तो टेबल के नीचे चले जाएं, और जब तक रेड अलर्ट हो अपने को संभाल के रखें, और जैसे ही ग्रीन अलर्ट होता है तो फिर आप बाहर निकल के फिर अपना काम वापस शुरू करें। रेड अलर्ट के अंदर आपको घर के अंदर रहना है, और कंक्रीट की जो छतें हैं, आरसीसी की छतें हैं, उनके नीचे ही आदमी एक लगभग सुरक्षित रह सकता है, और ग्रीन अलर्ट होने के बाद ही बाहर आना, ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात हुई। सर मतलब जैसे आज का युद्ध है वो आकाश मार्ग से युद्ध चल रहा है, वायुसेना के द्वारा युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक कर रहा है, तो कुछ खेतों के अंदर संदिग्ध वस्तुएं पाई जा रही है, उनसे हमें किस प्रकार बचना चाहिए, उनसे किस प्रकार दूरी बनानी है? इन संदिग्ध वस्तुओं से हमें दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है मिसाइल्स हैं, जो है अनएक्सप्लोडेड हैं। इसके अंदर जो है वो एक्सप्लोजिव मटेरियल है, और ये फटी नहीं है, लेकिन ये खतरे वाली चीज़ें हैं। तो मेरा तो सभी को यही सलाह है कि जहाँ भी किसी को ये नज़र आए तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, और अपने आप उस मिसाइल को हाथ लगाने की कोशिश मत करें। पुलिस को आने दें, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को आने दें, उन्हीं को इन मिसाइल्स को हैंडल किया जाए, उन्हीं द्वारा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सर प्रशासन ने ये काफी बार आगाह कर चुका है, गाइडलाइन भी कर चुका है, बार बार मीडिया के माध्यम से भी बोल चुका है कि आसमान से गिरने वाली संदिग्ध वस्तुओं के पास न जाएं, क्योंकि वो एक खतरनाक हथियार भी हो सकते हैं, वो एक कचरा भी हो सकता है, तो उससे बचने की संभावना है। आप सेना में ब्रिगेडियर जैसे पद पे रहे हैं, आप अगर इसे डिटेल से समझाएंगे तो ये आसानी से समझ में आएगा। आज रील का जो जमाना है उसमें व्यू के चक्कर में लोग हैं वो खतरनाक वस्तुओं के पास जा रहे हैं। यस, बस सभी को ये रील वगैरह बनाने से कोई भी, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई भी मिसाइल जो है वो कभी भी फट सकती है। तो अगर रील बनाने के चक्कर में अगर वो मिसाइल अगर एक्सप्लोड होगी तो आपके साथ अब दूसरे बंदे जो आपके साथ घूम रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो मेरी तो सलाह यही है कि ऐसी वस्तुओं से दूर ही रहें, और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को ही इसको हैंडल करने दें, और अगर पॉसिबल है तो गड्ढा खोद के उसको गड्ढे में डाल के उसको रेत से दबा दिया जाए। कुल मिलाकर बात है कि जो खेतों के अंदर संदिग्ध वस्तुएं गिर रही है वो मिसाइल हो सकती है, बॉम्ब हो सकते हैं, मिसाइल का कचरा हो सकता है, किसी प्रकार का है वो युद्ध में यूज होने वाला कचरा हो या कुछ भी हो, लेकिन आम जन को उसके पास नहीं जाना है, उससे दूर रहना है, वीडियो रील नहीं बनानी है। इस प्रकार की अगर आप हरकत करेंगे और अगर प्रशासन की पकड़ में आएंगे तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सर कानूनी कार्रवाई भी इस प्रकार से के लोगों पर हो रही है? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ये नियमों के विरुद्ध है, और जो जिसका काम है उसी को करने देना चाहिए। करने देना चाहिए। सर आज एक नई घोषणा हुई है कि जो आज के बाद अगर भारत पे कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा और युद्ध के रूप में उसका जवाब दिया जाएगा। इसका आप किस प्रकार स्वागत करते हैं, किस प्रकार देखते हैं? मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जो आतंकवादी हमले होते हैं ये भी अपने दुश्मन द्वारा ही प्रायोजित किए जाते हैं। तो इसको युद्ध की श्रेणी में लेना ही ठीक होगा, क्यों, ताकि दुश्मन को ये लगे कि हाँ भाई अगर अगली बार ये आतंकवादी हमला होता है तो हम इसको यही मानेंगे कि उसी के द्वारा प्रायोजित किया गया है, और इसको युद्ध की तरह से ही लिया जाएगा। इस का सभी देशवासियों ने स्वागत किया है। अगर आतंकवादी हमला होता है तो देश उसका जवाब युद्ध के रूप में देगा और उसको युद्ध के रूप में ही लेगा। सर पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों को आप किस नजर से देखते हैं, दोनों में कितना अंतर है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो आतंकवादी जो ग्रुप जो हैं वो पाकिस्तान में है, वो उन्हीं के द्वारा प्रायोजित होते हैं, उन्हीं के द्वारा ट्रेनिंग की जाती है, और उसके बाद ट्रेनिंग करने के बाद वह हमारे देश में आके वो उत्पात मचाते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं मानता, क्योंकि मुझे यही लगता है कि मतलब ये जो दोनों, चाहे पाकिस्तानी सेना हो, अगर वो आतंकवाद को प्रायोजित करती है तो सेना और आतंकवादी एक दूसरे के साथ ही मिले हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब की अगर को बात को माने तो सेना के द्वारा पाले गए संपोले ही आतंकवादी है, तो दोनों में ज्यादा भेद नहीं है। इसलिए आतंकवादियों द्वारा भारत पे अगर किसी भी प्रकार की एक्शन लिया जाता है तो वो युद्ध ही होगा, और उसका जवाब है सेना और आतंकवादी, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादियों को दोनों को देना होगा। सर आपने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। युद्ध जैसा माहौल है, 1971 के बाद में लोगों ने युद्ध नहीं देखा है, अब
1971 के युद्ध में और अब के युद्ध में कितना अंतर देखते हैं? 1971 का युद्ध जो है वो उसकी परिस्थितियां अलग थी और उसमें जो है हम लोग नीचे मतलब ईस्टर्न पोर्शन में हम लड़ाई लड़ी थी और वेस्टर्न फ्रंट में जो है वो उतना ज़्यादा उसका जोर नहीं था। लेकिन उस समय जो आपके पास एडवांसमेंट थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है 1971 और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर है और टेक्नोलॉजिकली जो है वो लड़ाई के वो है आयाम बहुत ऊपर आ गए हैं और अभी लड़ाई जो है वो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ऊपर लड़ी जा रही है। जमीनी लड़ाई का तो सर आज भी महत्व है और रहेगा, लेकिन अब जो है वो वायुसेना का काम ज़्यादा हो गया है और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। उस मामले में हथियारों के मामले में भी भारत है वो काफ़ी आगे बताया जा रहा है मीडिया के द्वारा भी। इसे आप किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, जो हमारी वायुसेना है वो बहुत ही आला दर्जे की वायुसेना है और जो हमारे पास जो इक्विपमेंट हैं वो भी आला दर्जे के हैं और किसी भी दुश्मन को नेस्तनाबूद करने से पहले ज़रूरी है कि उसके जो हवाई अड्डों को, उसके जो डिटेक्शन जो है एयर डिटेक्शन रडार्स होते हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए। उसके बाद ही फिर जो है आप पैदल सेना को जो है दुश्मन के अंदर भेज सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो दूसरी तरह से नुकसान कर सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आम जनता तक दी और सेना में रहे, सेना का अनुभव भी रहा। और तो अब जैसे आम जनता है युद्ध जैसे हालात में अपने आप को सुरक्षित रखे। मैं अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं कि युद्ध जैसे हालात के अंदर है वो आम जनता है वो शांति बनाए रखें, देश की सेना पे विश्वास रखें और गाइडलाइन का पालन करें। एक बार आप इसे डिटेल से एक्सप्लेन करें ताकि लोग है इसे गंभीरता से समझ सकें और सुन सकें और ताकि अपने क्षेत्र में जो ये वीडियो देख सके वहाँ ये पूर्ण रूप से लागू हो सके। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सबको जो है अपनी सेना पे विश्वास करना चाहिए। भारतीय सेना जो है विश्व की सबसे अच्छी सेनाओं में गिनी जाती है और प्रोफेशनल सेना है और अपने काम को अभी तक अच्छी तरीके से कर रही है। अपने जो हम सामान्य नागरिक हैं, हम भी एक सैनिक ही हैं और मेरा सबसे यही निवेदन है कि हम लोग घबराएं नहीं और हम लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया में कई सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं कि ये कर दिया है, वो कर दिया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप सिर्फ सरकारी जो बयान हैं जो आते हैं, जो प्रेस ब्रीफिंग होती हैं, उन्हीं पे ध्यान दें और इन सब चीज़ों के पर ध्यान नहीं देंगे तो आप आराम से रहेंगे। नहीं तो यहाँ पर दुश्मन देश भी चाह रहा है कि हम लोग जो है भारत के नागरिकों में जो है वो अफरा तफरी पैदा करें, इसलिए जो इस तरीके की वो हरकतें कर रहा है। तो मेरा एक बार आप सभी से अनुरोध है कि आप बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दें और सिर्फ सरकारी ब्रीफिंग्स और सरकारी बयानों पर ही ध्यान दें। ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि सरकारी जो जानकारियां उन्हीं पे ध्यान दे, सेना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे उसी पे ध्यान दे और देश की सेना पे विश्वास रखे, किसी प्रकार भयभीत न हो, सिर्फ गाइडलाइन का पालन करें। निश्चित रूप से हम जीतेंगे, जीतते आए हैं। जय हिंद। जय हिंद।